गर्वित ने कुछ उलझन से पूछा, क्या कल रात सिर्फ तुम ही थे घर पे? ये सवाल सुनकर गोपाल के हाथ पैर कांप गए। वो जानता था कि थोड़ी सी भी झिझक गर्वित की पैनी आंखों से नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने सीधे होकर कहा, जी छोटे हुक्म। जवाब सुनकर गर्वित सोच में पड़ गया। क्या उसे जो लग रहा है वो उसकी कल्पना है? छोटे हुक्म, गोपाल ने गर्वित को पुकारा। इस पुकार से गर्वित दोबारा वर्तमान में आ गया। उसने पानी पीकर वो खाली ग्लास गोपाल को लौटा दिया। शायद ये मेरी कल्पना ही है। मुझे पहले भी लगा कि मैंने उल्टी की, मगर कमरे में उल्टी का कोई निशान नहीं था। गर्वित ने मन ही मन सोचा। अच्छा गोपाल, सुनो, वो आती ही होगी। उसे कहना अगले बुधवार उसी जगह पर मेरा इंतजार करे। हमें बड़े महल जाना है। उस दिन दादाजी का जन्मदिन है। गर्वित ने चिढ़ते हुए कहा। आशना, जो गर्वित की नजरों में संजना थी, उसके बारे में सोचकर ही गर्वित का खून खौलता था। गर्वित ने गोपाल से बस इतना कहकर अपना फोन उठाया और घर से बाहर चला गया। दिन फुलझड़ियों की तरह बीत गए और अगला बुधवार आ गया। माधव राज सिंधी के बहुत जान पहचान वाले थे, मगर अपने जन्मदिन को वो बहुत सादे तौर पर मनाना चाहते थे। केवल परिवार वाले और कुछ खास दोस्त। मगर बहुत से लोग थे जो माधव राज सिंधी से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए बिना आमंत्रण पधारे और भारी तोहफे भी ले आए। अब जो लोग आ चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता था और इसी कारण शाम के 4 बजे से पहले ही पूरा महल लोगों से भर गया था। गर्वित ने गोपाल को ये तो कहा था कि आशना को कहे कि हमेशा वाली जगह ही मिलना है, मगर उसे समय तो बताया ही नहीं। पहले भी जब माधव राज सिंधी के यहां डिनर था तब भी गर्वित ने आशना को नहीं बताया था और आशना 2 घंटे तक वहीं खड़ी रही थी। आज भी आशना को इंतजार किए 2 घंटे से ऊपर हो गया था, मगर गर्वित का कोई अता पता नहीं था। आशना को बहुत धूप और गर्मी लग रही थी, मगर वो खड़े रहने का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती थी। आशना गर्वित को फोन लगाकर पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि गर्वित ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था। गर्मी से बेचैन वो पास वाले मार्केट में ठंडा पानी लेने चली गई। जैसे उसने कुछ घूंट पानी की ली, तभी गर्वित की गाड़ी उसे आते दिखी। आशना ने तुरंत ही वो पानी की बोतल फेंक दी और दौड़ते हुए गाड़ी में बैठ गई। उसने माधव राज सिंधी के लिए लाए गए तोहफे को गोद में रख दिया। गर्वित और आशना एक दूसरे से 2 महीने से नहीं मिले हैं, मगर फिर भी गर्वित ने उसकी ओर ठीक से देखा तक नहीं, क्योंकि गर्वित बहुत लेट आया था। बड़े महल पहुंचते पहुंचते वो बहुत लेट हो गए थे और इसीलिए उन्हें पार्किंग में जगह न मिलने के कारण उन्होंने गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी। माधव राज सिंधी पधारे हुए गेस्ट में बहुत व्यस्त थे, इसीलिए आज उन्हें गर्वित और आशना की इतनी चिंता नहीं थी जितनी उस दिन डिनर पर थी। इसी कारण गाड़ी पार्क करने के बाद गर्वित ने बस अपना तोहफा उठाया और महल के अंदर चलता बना। उसने एक पल भी आशना के लिए इंतजार नहीं किया। जब आशना हॉल में पहुंची तो गर्वित माधव राज सिंधी के साथ खड़ा था और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपने दादाजी से बातें कर रहा था। हॉल में बहुत से लोग थे और काफी आवाज हो रही थी, मगर फिर भी आशना को माधव राज सिंधी और गर्वित के बीच होने वाली बातें सुनाई दे रही थी। संजना बेटा कहाँ है? माधव राज सिंधी ने पूछा। आशना को दिख रहा था कि सीधे मुंह बिना चिढ़े माधव राज सिंधी को इस सवाल का जवाब देने में गर्वित को कितनी मेहनत लग रही थी। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, वो बाहर है, उसे अपनी कोई दोस्त मिल गई थी तो बस उसी के साथ बातचीत में लग गई। आशना इधर उधर संजना की किसी भी दोस्त को तलाशने लगी। फिर जब गर्वित माधव राज सिंधी के पास से हट गया तभी आशना माधव राज सिंधी के पास जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और उन्हें तोहफा देती है। माधव राज सिंधी आशना से मिलकर बहुत खुश हुए और उससे खूब सारी बातें करने लगे, मगर माधव राज सिंधी का जब दूसरा दोस्त आकर बात करने लगा तभी आशना को माधव राज सिंधी से दूर जाने का मौका मिला। आशना बेफिक्र होकर बड़े आराम से संजना बनने का नाटक कर लिया, मगर ना जाने आज पहली बार क्यों उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। मगर खुशकिस्मती से आशना की याददाश्त बड़ी तेज थी।
और वो काफी चालाक थी। अपनी समझदारी से वो ये जानती थी कि संजना किन लोगों से करीब थी और किन लोगों से नहीं। और तो और जब आशना ने संजना की भूमिका निभाने के लिए हाँ किया था, तब उसने संजना की तरह चलना, बोलना, हंसना, बात करना सब कुछ सीख लिया था। आशना ने कुछ देर संजना के चचेरे भाई की पत्नी से बात की और फिर उसे संजना की माँ दिखी। उसकी बेटी संजना बन आशना बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ गई। मगर उससे पहले कि आशना संजना की माँ से मिल पाती, उसकी चचेरी बहन माधुरी वहां आ गई। आशना की मैनेजर गौरी गुप्ता ने पहले ही आशना को बता दिया था कि संजना उसकी बहन माधुरी में बहुत कलेश है। दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनती, बल्कि संजना माधुरी से नफरत करती है। आखिर संजना और माधुरी में किस बात का झगड़ा था, वो तो गौरी गुप्ता ने आशना को नहीं बताया था। लेकिन जितना भी बताया था, उससे आशना को लगा कि संजना ही माधुरी से झगड़ा करती है और वो माधुरी से उस झगड़े में हार जाती है। ऐसा बार बार होता है। बार बार संजना माधुरी से झगड़ती है और हार जाती है। ऐसा लगता है मानो ये संजना की आदत बन चुकी हो। इसीलिए संजना जब भी माधुरी से मिलती है, वो उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। मगर अभी जब माधुरी दोबारा उसके सामने है, आशना कोई भी मुश्किल नहीं मोल लेना चाहती थी। इसीलिए माधुरी को देखने के बावजूद अनदेखा कर वहां से चली गई। मगर फिर उसे किसी ने रोक लिया। संजना, यह आवाज आशना के कानों में गूंजी। ओह, जो लोग मुझे पसंद नहीं, वो भला मुझसे दूर क्यों नहीं रह सकते? आशना ने मन ही मन में सोचा। वह आवाज सुन के आशना का मानो सर दुखने लग जाता है। वो वहां से जाने लगी, यूं बर्ताव करते हुए कि उसने यह आवाज ही नहीं सुनी। मगर उस शख्स ने दोबारा जोर से चिल्ला के आशना को पुकारा और आशना के पास कोई चारा न रहा और उसे रुकना पड़ा। तभी उसे हाई हिल्स की टिक टिक की आवाज आने लगी और जल्द ही वो शख्स आशना के सामने आकर खड़ी हो गई। आशना ने झूठी मुस्कान के साथ उस शख्स को देखा। माधुरी, तो ये आप ही हैं संजना दी। मैंने पीछे से आपको कितनी आवाज मारी, मगर आपने सुना ही नहीं। एक पल तो मुझे लगा कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है, माधुरी ने मुरझाते हुए चेहरे के साथ कहा। आशना माधुरी से संजना बनकर बहुत बार मिली हुई थी और संजना और माधुरी की एक नहीं बनती। इसलिए वो जानती थी कि अगर माधुरी संजना से खुद से आकर बात कर रही है तो वो संजना को नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए उससे बात करने आई। आशना जानती थी कि दोनों बहनें माधुरी और संजना के पास लड़ने के लिए बहुत कुछ है और वो इन सब से तंग आ गई थी। उसने दोबारा झूठी मुस्कान के साथ माधुरी को जवाब दिया, अरे वो यहाँ शोर बहुत है ना, इसलिए सुना नहीं होगा। आशना को लगा कि माधुरी इसमें भी कुछ व्यंग करेगी, मगर उसने आशना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शोर तो काफी है यहाँ। इतना कहकर माधुरी आशना का हाथ पकड़कर उसे उन लोगों के पास ले गई जिनसे वो खुद 1 मिनट पहले बात कर रही थी। आओ ना, कितने दिनों बाद मिल रही हो, सबने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर वो उसे खींचकर ले गई। जैसे ही आशना उन लोगों के बीच पहुंची, उसे एहसास हुआ कि वो सभी महिलाएं अपने अपने पतियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक अधेड़ उम्र की औरत कहती है, मेरे हस्बैंड अभी फ्रांस गए थे और मेरे लिए इतना महंगा मगर इतना बुरा दिखने वाला बैग लेके आए। देखो, उस औरत ने अपना बैग दिखाते हुए कहा। वो एक लिमिटेड एडिशन बैग था। ये सब देख आशना को साफ पता चल रहा था कि उस औरत को केवल दिखावा करना है। ये लो, मुझे लगा था मेरे ही पति की चॉइस बुरी है, मगर यहाँ तो सबका यही हाल है। देखो इस नेकलेस पर कितना बड़ा हीरा लगा है। दूसरी औरत ने अपने नेकलेस के मोटे नीले हीरे पर हाथ टिकाते हुए कहा। तुरंत ही आशना के बगल वाली औरत कहती है, सच में मेरे हस्बैंड जब भी कभी बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं मेरे लिए तोहफे लाते हैं। ये जूते जो मैंने अभी पहने हैं ये लगभग 10 लाख के हैं, मगर ये मेरी किसी भी ड्रेस के साथ सूट नहीं होते। एक और औरत ने दिखावा किया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है, एक और औरत ने कहा। आदमियों के लिए जवान खूबसूरत बीवी उनका घमंड होती है, तो वहीं औरत के लिए उनसे बेहद प्यार करने वाला पति। ये औरतें ऐसे चहकते हुए बात कर रही थी, मगर असल में बस वे स्वयं को एक दूसरे से ऊपर बताना चाहती थी। माधुरी की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो भी उसने सबसे खुशी खुशी बात की। ओहो मोनाली आंटी, आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं। ये जूते बहुत ही खूबसूरत हैं रेमा।
मगर इन सब में आशना ने प्यारी हल्की मुस्कान देने के अलावा कुछ नहीं किया। और आशना कहती भी क्या, जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो किसी और से शादी कर बैठा, क्योंकि गर्वित और पूरी दुनिया के हिसाब से गर्वित की शादी संजना से हुई है। मगर सच तो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि संजना आखिर आशना है, और इस शादी में आशना को दुख, संघर्ष और अत्याचार ही मिला है। इसलिए आशना के पास उन्हें कहने को कुछ भी नहीं था। इसलिए वो इधर उधर देखने लगी ताकि वो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल सके। मगर माधुरी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अब आशना की तरफ घूमते हुए फुसफुसा कर कहती है, वैसे संजना, मैंने देखा तो तुम्हें रास्ते में। ये सुनते ही आशना घबरा गई। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो कुछ बुरा होने वाला है। मैं घर से 3 बजे निकली थी और मैंने आपको रास्ते में इतनी गर्मी में खड़ा देखा था। मैं काफी देर तक देखती रही और तुम बहुत देर तक धूप में खड़ी गर्वित जीजू का इंतजार कर रही थी। भला गर्वित जीजू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी कड़क धूप में तुम्हें उस सुनसान गली में ऐसे इंतजार करवाना। माधुरी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान की परछाई थी। आशना जानती थी कि माधुरी ये सब जानबूझ के कर रही है और उसका मजाक बना रही है। आशना की उंगलियां गुस्से के मारे कांपने लग गई, मगर चेहरे पर बिना किसी भावना से माधुरी को देखती रही। और मैंने ये भी देखा था कि जीजू ने आपसे एक भी शब्द नहीं कहा जब आप गाड़ी में बैठी, और बड़े महल पहुंचने के बाद भी जीजू ने आपके निकलने का इंतजार तक नहीं किया और न ही आपसे कुछ कहा, बस वही गाड़ी में छोड़ निकल आए। इससे पहले कि माधुरी आगे कुछ और बोल पाती, तभी जिस औरत ने अपना बैग दिखाया था वो माधुरी की तरफ घूमकर पूछती है, अरे माधुरी, तुम संजना के कान में क्या फुसफुसा रही हो? तब माधुरी एक पैनी मुस्कान के साथ उस औरत की ओर घूमते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, यहाँ सभी लोग तोहफों की बात कर रहे थे ना, तो मैं बस संजना से ये पूछ रही थी कि गर्वित जीजू इन पर कैसे कैसे तोहफों की बारिश करते हैं। चूंकि ये सारी महिलाएं अपने अपने पतियों के साथ माधव राज सिंधी के जन्मदिन में राजघराने से अच्छे संबंध बनाने आए थे, माधुरी की इस बात ने आशना को फोकस में डाल दिया था और सब उसका जवाब सुनने बेताब हो रहे थे। अरे संजना कितनी खूबसूरत है, गर्वित तो इससे बहुत प्यार करते होंगे और ढेर सारे महंगे तोहफे लाकर देते होंगे, एक औरत ने कहा। हाँ, ये तो सही बात है, गर्वित का बिजनेस कितना ग्रो हुआ है इन सालों में, इतनी प्रगति हुई है उसकी, मजाल कि वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को आम तोहफे लेकर दे। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, ये घड़ी जो आपकी कलाई को सजा रही है, क्या वो गर्वित ने दी है? नहीं, आशना ने एक घबराहट भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तब आशना चुपचाप शांत खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी, मगर अब जब वो लोग सीधा उससे इन सब चीजों के बारे में सवाल कर रहे हैं तो मुस्कुराकर मना करने के अलावा आशना को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। क्या ये हैंडबैग तोहफे में मिला था आपको? आशना ने दोबारा अपना सर ना में हिलाया। रुको, ये नेकलेस ये गर्वित ने तुम्हें दिया होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है ये इयररिंग्स ये गर्वित ने दिया है, या शायद ये ब्रेसलेट। जाहिर है इन अमीर औरतों को जरा भी भनक नहीं थी कि गर्वित ने आशना को कभी कोई तोहफा दिया ही नहीं था, बल्कि ठीक तरीके से देखा तक नहीं था। इसीलिए आशना के पहने हुए हर चीज को पॉइंट आउट करके अनुमान लगा रही थी कि शायद ये गर्वित ने दिया हो, शायद वो गर्वित ने दिया हो, मानो अनुमान लगाने का कोई खेल खेल रही हो। जितना वो औरतें पूछती रहती उतना ही आशना को शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन औरतों को क्या जवाब दे या कैसे उनसे अपना पीछा छुड़वाए। उसने बहुत कोशिश की छुपाने की, मगर वो इतना पूछ रही थी कि आशना का मन कर रहा था कि वो बोल दे कि इनमें से कोई भी चीज उसे गर्वित ने नहीं दी। मगर तभी वहां चुपचाप खड़ी माधुरी ने देखा कि गर्वित यहीं पास में खड़ा किसी से बातें कर रहा है। ये देखकर उसकी दिमाग की बत्ती जली और एक चतुर आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने एक मुस्कान के साथ आशना से पूछा, अरे गर्वित जीजू ने संजना को बहुत सी चीजें दी होंगी, वो बस बताने में शर्मा रही। फिर वो आशना के करीब आकर उसके कान में दोबारा फुसफुसाई, मेरी प्यारी बहन संजना, देखो पास में ही गर्वित जीजू खड़े हैं। अगर मैं उन्हें यहाँ बुला लूं और उनको बता दूं कि तुम उनकी दी गई चीजों को पहनकर यहाँ सभी के सामने तारीफ का दिखावा कर रही हो, तो क्या लगता है गर्वित जीजू क्या करेंगे? आखिर अब आशना क्या करेगी? क्या वो माधुरी को संभाल लेगी?
अगर माधुरी ने गर्वित को बुला लिया तो गर्वित का रिएक्शन क्या होगा, और वो फिर आशना के साथ क्या करेगा? क्या माधुरी को गर्वित और संजना के वैवाहिक जीवन की हलचल के बारे में पता है? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।